Hello friends, CA Chetan this side and welcome back to Skillshot. In today's video, we are going to learn how to analyze IPOs for short-term and long-term perspective with the help of Zomato IPO case study. This case study is very unique as Zomato is the first technology-driven startup company to come up with an IPO. And we are expecting to see a series of internet company IPOs this year with the biggest one being of Paytm. ओके सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको नहीं पता है कि आईपीओ क्या होता है, डीआरएचपी क्या होता है, क्यूआईबीज कौन होते हैं, ग्रे मार्केट क्या होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले मेरा बेसिक आईपीओ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आईपीओस को एनालाइज करने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहला तो मार्केट में कितना हाइप है उस आईपीओ का, एंड द सेकंड इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम, दैट इज जीएमपी। जोमैटो की आईपीओ की अगर बात करें तो देयर इज डेफिनेटली अ ग्रेट हाइप अबाउट दिस आईपीओ। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैं अभी आपको दो कंपनीज के नाम बताने वाला हूं और आपको ये बताना है कि क्या आपने इन कंपनीज के बारे में सुना है। तो पहली कंपनी का नाम है जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेकंड नेम इज क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं ना? तो बेसिकली ये वो कंपनीज है जिनका आईपीओ अभी क्लोज हुआ है और ये कंपनीज ग्रे मार्केट में 55% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब इनका आईपीओ लिस्ट होगा तो इन कंपनीज में भी लिस्टिंग गेन्स काफी देखने को मिलेगा, राइट? जबकि इन कंपनीज के बारे में रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है। जबकि जोमैटो, तो आज के डेट में सबको पता है जोमैटो के बारे में, बिकॉज कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी हैव यूज्ड द सर्विसेज ऑफ जोमैटो। जोमैटो का इतना अच्छा ब्रांड इमेज है और उसकी इतनी एडवर्टाइजिंग है, तो उस वजह से जो मार्केट में हाइप क्रिएट हुई हुई है वो जोमैटो की तो ऑब्वियसली ज्यादा है इन कंपनीज से। और अगर ये कंपनीज ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रही हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाइप कितना ज्यादा है जोमैटो के लिए। तो अब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। एज ऑन 12th ऑफ जुलाई ये आईपीओ जोमैटो का अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है एंड स्टिल इन द ग्रे मार्केट इट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ अबाउट 13 to 15 रुपीज पर शेयर। तो 13 से 15 रुपए पर शेयर के प्रीमियम पे ग्रे मार्केट में अभी इसका ट्रेडिंग हो रहा है, जबकि इसका आईपीओ भी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, राइट? तो ऑब्वियसली हाइप और ग्रे मार्केट प्रीमियम दोनों ही इसके सपोर्ट में है। और अगर आप चाहो तो आप भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हो। कैसे? देयर इज अ साइट IPOGMP.in, राइट? आप IPOGMP.in में जाके जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को आप चेक कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो कि कितना मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो एज अ कंक्लूजन वी कैन रेकमेंड इन्वेस्टिंग इन जोमैटो आईपीओ इन द शॉर्ट टर्म फॉर लिस्टिंग गेन्स। बट एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स मिलने वाला है इस आईपीओ में, जिनको शेयर्स मिलेंगे, तो इन दैट केस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज जब एक कंपनी का हाइप इतना ज्यादा होता है और सारे के सारे इन्वेस्टर्स उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और जो कैप है, लाइक मैक्सिमम 10% रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओनली इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। इन दैट केस जब इतने सारे ओवर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं तो आपको उस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अलॉटमेंट शेयर्स का मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डाउटफुल है। बट अगर मिला तो लिस्टिंग गेन जरूर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आईपीओ को कैसे एनालाइज करते हैं। Long term investment is like a business partnership. So you have to analyze the following: business model of the company, that is the major sources of revenue and cost, industry growth prospects, and the company's dominance in the industry. Like company market leader है या lagger है वो हमें देखना होगा, और इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो हमें देखना होगा। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स और कौन कौन है जो उस सेम मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। द मेजर रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस एंड इन द इंडस्ट्री में क्या मेजर रिस्क है वो हमें एनालाइज करने होंगे। फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स को हमें स्टडी करना होगा कि कितना डेट है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, कितना उसका अर्निंग्स है। यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स, तो जितना भी पैसा कंपनी आईपीओ से रेज कर रही है वो कहाँ यूटिलाइज करने वाली है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है वो भी हमें स्टडी करने होंगे। यूनिट इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में। यूनिट इकोनॉमिक्स एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी ये एक और पॉइंट है, जब जाएंगे उस पॉइंट पे तब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर। सो नाउ लेट्स यूज जोमैटो केस स्टडी एंड एनालाइज कि क्या हमें जोमैटो में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
तो जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको समझाए कि आपको क्या क्या एनालाइज करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, वो सारा एनालिसिस आपको एक कंपनी के आरएचपी में मिल जाएगा जो कंपनी फाइल करती है विद सेबी। यस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको ये सारा इंफॉर्मेशन एनालिसिस के लिए मिल जाएगा। सो फर्स्ट लेट्स एनालाइज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, दैट इज इट्स मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट्स। ओके, सो जोमैटो इज मेनली इन द फूड डिलीवरी बिजनेस. It connects its restaurant partners to customers with the help of an online technology platform and delivery partners. Okay, तो Zomato B2C और B2B दोनों सेगमेंट में है. What is B2C? B2C is business to consumer. अब B2C सेगमेंट में वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है? सबसे पहला और जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जहां से जोमेटो का आता है वो है फूड डिलीवरी सेगमेंट. द सेकंड इज डाइनिंग आउट सर्विसेज. डाइनिंग आउट सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो? आप रेस्टोरेंट्स को सर्च कर सकते हो जोमेटो के एप्लीकेशन पे, आप मेन्यूज देख सकते हो, आप रिव्यूज पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो, आप टेबल बुक वगैरह कर सकते हो. और थर्ड है जोमेटो प्रो, विच इज पेड लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ जोमेटो, जहां पर आप पेमेंट करके, एक बार पेमेंट करके फिर आपको पूरे साल भर में बहुत सारे डिस्काउंट्स डाइनिंग आउट और फूड डिलीवरी दोनों में मिलेंगे. राइट, सो ये आपका हो गया B2C सेगमेंट का तीन मेजर बिजनेसेस. नाउ B2B सेगमेंट में भी जोमेटो ऑपरेट करता है बाय द नेम ऑफ हाइपर प्योर. हाइपर प्योर क्या करता है कि ये रेस्टोरेंट्स को क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करता है. राइट, ताकि जो क्वालिटी फूड रेस्टोरेंट्स बना सके और आप तक पहुंचा सके या डाइनिंग आउट में वो यूज कर सके. ओके, सो द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर जोमेटो इज व्हाट? इट इज रेस्टोरेंट कमीशंस. राइट, एंड व्हाट आर द मेजर कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड? अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो सबसे बड़ा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है डिलीवरी कॉस्ट. राइट, डिलीवरी उसको इनकर करनी पड़ती है. वी हैव डिस्काउंट्स एंड अदर कास्ट चार्जेस लाइक द पेमेंट गेटवे चार्जेस, सीओडी हैंडलिंग चार्जेस, ये सारा वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ता है जोमेटो को. नाउ अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो मेजर फिक्स्ड कॉस्ट है आपके ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऐप मेंटेनेंस वगैरह को करने में जो खर्चा वर्चा लगता है, एंड सपोर्ट एक्सपेंसेस लाइक कॉल सेंटर. दीज आर द मेजर फिक्स एक्सपेंसेस. तो आई होप आपने समझ लिया है कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू व्हिच इज रेस्टोरेंट कमीशंस, एंड व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कॉस्ट like the delivery cost. And if you talk about the fixed cost, it is marketing and branding. Okay, so the next point that we are going to talk about is the industry growth prospect and the company's dominance in the industry, that is company market leader है या lagger है. तो Zomato, as we all know, is in the food services industry which is expected to grow at a rapid pace. ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें as of 2020, the food consumption market it contributes around 1/4 of India's GDP. तो इंडिया की जीडीपी का 1/4 इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फूड कंजम्पशन, सो इट इज अ ह्यूज मार्केट. ठीक है, अब ये मार्केट में जो डिमांड है, दैट इज फूड कंजम्पशन की जो डिमांड है, वो फुलफिल कैसे हो रही है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो इन इंडिया 90% of the food consumption demand is fulfilled by home cooked food. That is घर पे बने हुए खाने से ही इस पूरे इंडस्ट्री का जो डिमांड है 90% is fulfilled by home cooked food, and only 8 to 9% is contributed by the food services industry. That is food services industry का मतलब हो गया that is non home cooked food और restaurant food. रेस्टोरेंट फूड या नॉन होम कुक्ड फूड से सिर्फ 8 to 9% डिमांड मीट होती है और 90% होम कुक्ड फूड से ही मीट हो रही है. जबकि ये परसेंटेज अगर आप कंपेयर करो यूएस और चाइना में, तो इट इज सब्सटैंशियली हायर देयर. वहां पर 40 to 50% ऑफ द फूड कंजम्पशन डिमांड इज मेट बाय द फूड सर्विसेज इंडस्ट्री एंड नॉट बाय होम कुक्ड फूड. और जबकि इंडिया में ये परसेंटेज कितना है अभी? 8 to 9%. सो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन इज गोइंग टू हैपन. आज नहीं तो कल ये ट्रांजिशन होने ही वाला है. ठीक है, और इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा हाई है. And Zomato currently is one of the market leaders in this segment. तो yes, this is a very positive sign that एक तो इंडस्ट्री भी बहुत रैपिड पेस से ग्रो होने वाली है, और दूसरा Zomato is a market leader. अब ये मार्केट लीडर कैसे है? यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, वहां पर आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो कर रही है, जोमैटो उससे ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है. राइट, तो आपने देखा होगा कि 100 से ऊपर कितना जा रहा है इंडस्ट्री, और 100 से जोमेटो का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, अगर आप जीओवी देख रहे हो तो जीओवी इज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू. तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्री कितना ज्यादा राइज हो रहा है और जोमेटो का कितना ज्यादा राइज हो रहा है. सो बेसिकली करेंटली जोमेटो इज ग्रोइंग एट अ पेस विच इज ग्रेटर देन द इंडस्ट्री. एक तो इंडस्ट्री भी ज्यादा पेस से ग्रो करने वाली है, और जोमेटो का जो पेस है वो और भी ज्यादा है, बिकॉज इट इज अ मार्केट लीडर इन द सेगमेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर कंपेटिटर्स ऑफ जोमेटो.
तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो अभी हमको सबको पता है, इट इज स्विगी, राइट? बट देर आर अदर competitors एज वेल, like cloud kitchens like Rebel Foods, branded food services players like McDonald's, Domino's, Pizza Hut. ये लोग भी compete करते हैं बिकॉज इनका खुद का एप्लीकेशन है और इनका खुद का डिलीवरी चेन है। प्लस अदर रेस्टोरेंट्स जो ये काम खुद करते हैं, जिनका खुद का एप्लीकेशन है, जो डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी एक कंपटीशन में है। बट सबसे बड़ा कंपटीशन जो अभी जोमेटो को फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर, इट इज Amazon, बिकॉज Amazon हैज ऑल्सो कम इन दिस फूड सर्विसेज इंडस्ट्री, और इसने बैंगलोर में अपने सर्विसेज स्टार्ट कर दिए हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ऑब्वियसली। और Amazon के आने से जो जोमेटो का मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा खतरे में आ सकता है, एंड Amazon कैन ईट अप अ लॉट ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ Zomato. So the major competition currently is Swiggy, and upcoming competition is Amazon. So that is one thing that we have to keep in mind. So the next point that we're going to talk about are the major risks involved in investing in Zomato. तो जोमेटो ने जो आरएचपी फाइल किया है उसमें उन्होंने खुद डिस्क्लोज किया है कि दीज आर द रिस्क दैट आर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इन जोमेटो। ठीक है, तो सबसे पहला रिस्क जो उन्होंने खुद मेंशन किया है वो है दैट वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस एंड वी एंटिसिपेट इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इन द लास्ट 3 years द कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली इनटू लॉसेस, राइट? तो ये एक मेजर रिस्क है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, एंड बिकॉज ये कंपनी लॉस मेकिंग है तो आपको पता होगा कि ये नॉर्मल रूट से तो अपना आईपीओ ला नहीं सकती है, ऑब्वियसली ये क्यूआईबी रूट से ला रही है। ओके, द सेकेंड रिस्क इज द कोविड-19 पैंडेमिक रिस्क। ऑब्वियसली अगर ये पैंडेमिक और कंटिन्यू रहता है तो इससे जोमेटो का जो बिजनेस है, फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है, वो काफी इफेक्ट हो सकता है अगर नेशन वाइड लॉकडाउन लग जाते हैं तो, राइट? द नेक्स्ट रिस्क इज जोमेटो सेज दैट इफ वी फेल टू रिटेन आवर एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट पार्टनर्स, अगर वो अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को रिटेन नहीं कर पाती है और अपने डिलीवरी पार्टनर्स को ऐड नहीं कर पाती है, रिटेन नहीं कर पाती है, तो उसका जो बिजनेस है वो इफेक्ट होगा ऑब्वियसली। कि अगर वो नए पार्टनर्स, नए रेस्टोरेंट पार्टनर्स को ऐड नहीं कर पा रही है, या जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट पार्टनर्स है उनको वो रिटेन नहीं कर पा रही है, राइट? ओके, तो ये एक और रिस्क है। देन जोमेटो सेज दैट वी फेस इंटेंस कंपटीशन इन द फूड डिलीवरी सेगमेंट फ्रॉम स्विगी, एंड Amazon भी इस बिजनेस में आ रहा है, तो वहां से भी बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज for the risk is that Zomato says that we have experienced negative cash flows in all these years. कुछ सालों से उनको भी नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप प्लीज फोकस ऑन द नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में अगर नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऑपरेशंस में ही कैश फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं, दैट इज अ बैड सिग्नल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑपरेशंस में ही आपको दिखेगा कि पिछले 3 साल से टोटल नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिस्क्स। Another major risk is the management quality. In spite of incurring losses in the 3 years, the management has continuously given itself higher remuneration. तो आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट मेंशन किया गया है कि लास्ट 3 years में आप देखो तो लॉसेस तो बढ़े हैं, राइट? कंपनी लॉसेस में ही है, बट स्टिल अगर आप मैनेजमेंट का कॉम्पेंसेशन देखोगे, लाइक द सैलरी जो मैनेजमेंट उठा रही है कंपनी से, वो बढ़ता जा रहा है। एंड अगर आप लेटेस्ट ईयर का देखो तो इट हैज राइज सिग्निफिकेंटली। तो इट शोज दैट द मैनेजमेंट क्वालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि जब कंपनी आपकी लॉसेस में है, ऑपरेशन से आपका कैश फ्लो आ नहीं रहा है, तो आप इतना ज्यादा सैलरी दे रहे हो अपने आप को। सो दैट इज raises a question on the management quality and the management authenticity. If we talk about other risks, then we have like there is no promoters in the company. कंपनी के कोई promoters नहीं है, so 0% promoter holding है, and because promoter नहीं है, ठीक है, तो 3 साल तक वो जो एक क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई प्रमोटर होता है तो उसको जो प्री ऑफर साइज है उसका 3 साल तक उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, इट कैन नॉट सेल। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया इसमें एप्लीकेबल होगा नहीं बिकॉज कोई प्रमोटर ही नहीं है इस कंपनी का, राइट? फर्दर अगर आप बात करो, क्योंकि ये क्यूआईबी रूट से जा रही है, तो यस 75% क्यूआईबीज होल्ड करेंगे और एंकर इन्वेस्टर होल्ड करेगा, बट उनका लॉक इन पीरियड कितना है? द लॉक इन पीरियड इज जस्ट 30 days। सिर्फ 30 दिन ही तो लॉक इन पीरियड है, उसके बाद वो शेयर सेल कर सकते हैं अपना, राइट? सो लॉक इन पीरियड इज वेरी लेस, दैट इज ऑल्सो अनदर रिस्क। सो यू कैन सी इन द चार्ट की 75% ऑफ द नेट प्रोसीड्स हैव बीन एलोकेटेड टू क्यूआईबीज, 15% is for allocation to non-institutional investors, and a maximum of 10% can be allocated to retail investors. Talking about other risks, we have कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली उससे भी उसका बिजनेस हैम्पर होगा और वो और लॉसेस में जा सकती है जोमेटो।
नेगेटिव मीडिया पब्लिसिटी कैन ऑल्सो हैम्पर द बिजनेस, कि आपको पता है कि ये जो बिजनेस है ये मीडिया से कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है, कि अगर कोई एक नेगेटिव न्यूज आ गया कि डिलीवरी वाले ने खाना खा लिया, इन दैट केस, तो इस तरह की न्यूज से भी जोमेटो का जो बिजनेस है वो इंपैक्ट हो सकता है। फर्दर जोमेटो सेज दैट इट इज अ फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी, और ये वैसे ही रहेगी, और उसको इंडिया में इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज के हिसाब से ही ऑपरेट करना पड़ेगा, तो रेगुलेटरी रिस्क भी है। सो आई होप आपको ये सारे रिस्क समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया है, और ये कंपनी ने डिस्क्लोज किया है अपने आरएचपी में। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू एनालाइज इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स। तो ये जो जोमेटो 9,000 करोड़ या 90,000 मिलियन, ओके, सो बेसिकली आपको फिगर्स मिलियंस या करोड़ में आपको कहीं भी दिख रहा होगा, तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, ये आपका एक रूल है, तो प्लीज अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 90,000 मिलियन का आईपीओ बोलूं या 9,000 करोड़ का आईपीओ बोलूं, इट इज ऑल द सेम। ओके, सो 9,000 करोड़ का जो ये फंड्स रेज कर रही है जोमेटो फ्रॉम द पब्लिक, इसका यूटिलाइजेशन वो कैसे करने वाली है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो दो मेन पर्पसेस हैं। सबसे पहला तो फंडिंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। तो जोमेटो ने अपने आरएचपी, जैसा आप देख पा रहे होंगे, उसमें दिया है कि वो 6,750 करोड़, वो पैसा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को फंड करने में यूज करने वाली है, और मैक्सिमम 25% ऑफ द नेट प्रोसीड्स विल बी यूटिलाइज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एग्जैक्टली क्या है ये मेंशन नहीं किया गया है, बट आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि जो मेजॉरिटी पैसा है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को फंड करने में यूटिलाइज होने वाला है। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स क्या होता है। तो जोमेटो ने 3 कोर एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पर उन्हें इन्वेस्ट करना होगा फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ठीक है, व्हाट आर द 3 एरियाज, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला है कस्टमर एंड यूजर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो जो कस्टमर बेस है वो उनको बढ़ाना है, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको रिटेन करना है। तो इसके लिए वो खर्चा कहाँ करने वाले हैं, वो खर्चा करने वाले हैं थ्रू हायर डिस्काउंट्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो अब हम लोग को सबको पता है कि कस्टमर्स को डिस्काउंट्स बहुत पसंद है, और जहां डिस्काउंट ज्यादा मिलता है कस्टमर वहीं जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जोमेटो ये जो पैसा रेज कर रही है उसको कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन के लिए यूज करने वाली है, जिसमें मेजरली वो डिस्काउंट्स और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पे खर्चा करने वाली है। द सेकेंड इज डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो द की कॉस्ट्स in respect of delivery infrastructure includes support expenses like call center expenses, then storage, warehousing, consumable expenses। तो ये सारा खर्चा करने वाली है डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, राइट। द मेजर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जोमेटो इज द डिलीवरी एक्सपेंस, तो उसमें वो और ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली है और उसको एक्सपैंड करने वाली है। ठीक है, द लास्ट एंड द फाइनल इज द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कॉस्ट है, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, सर्वर हायर चार्जेस, एम्प्लॉय कॉस्ट्स एंड सपोर्ट कॉस्ट इनकर्ड टू सपोर्ट द फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये सारा कॉस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो करने वाली है। तो ये 3 हो गए आपके ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्या क्या है, कस्टमर एंड यूजर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 3 चीजों पर वो खर्चा करने वाली है ताकि उसका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो हो सके। सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज बेसिकली एक्वायरिंग अदर कंपनीज। ठीक है, तो वो एक्विजिशंस करती है, जैसे जोमेटो ने उबर ईट्स को अक्वायर किया था, और इसने एक और कंपनी को अक्वायर किया है, कैथरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। वो बेसिकली लॉजिस्टिक्स सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चार्ट में मेंशन किया गया है कि इसने उबर ईट्स को अक्वायर किया था इन फाइनेंशियल ईयर 2020, और कैथरो टेक्नोलॉजीज को इसने अक्वायर किया था इन 2018। ठीक है, तो डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसने उसको अक्वायर किया था, और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए इसने उबर ईट्स को अक्वायर किया था। तो इस तरह के एक्विजिशंस वो और करने वाली है, वो इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जोमेटो ये जो पैसा रेज कर रही है ये यूटिलाइज कहाँ करने वाली है। ऑब्वियसली जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है जिसमें मैक्सिमम 25% यूटिलाइज होने वाला है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द यूनिट इकोनॉमिक्स एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी। तो यूनिट इकोनॉमिक्स मीन्स दैट इफ जोमेटो डिलीवर्स वन ऑर्डर, इज इट मेकिंग मनी और इज इट लूजिंग मनी। तो वो एक ऑर्डर डिलीवर करने के पीछे जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है और जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसका एनालिसिस करके हम बता पाएंगे कि एक ऑर्डर डिलीवर करने पे क्या हम पैसा बना रहे हैं या हमारे घर से पैसा जा रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट यूनिट इकोनॉमिक्स इज। ओके, तो आप जैसे इस चार्ट में देख पा रहे होंगे जोमेटो ने 2 साल का यूनिट इकोनॉमिक्स का डेटा शेयर किया है, एंड एज यू कैन सी कि 2020 तक तो दे वर लूजिंग मनी ऑन एवरी ऑर्डर दैट दे वर डिलीवरिंग। ठीक है,
अब इसको एनालाइज करते हैं। अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं तो जो डीप ब्लू बार्स हैं, दे आर द रेवेन्यू सोर्सेज फॉर वन ऑर्डर। ठीक है, तो एक ऑर्डर डिलीवर करने पे उनको रेवेन्यू कैसे आ रहा है वो डीप ब्लू बार्स दिखा रहा है। तो वहां पर दो आपको डीप ब्लू बार्स दिख रहे होंगे, जिसमें एक तो है रेस्टोरेंट कमीशन एंड अदर चार्जेस, कि जो जोमेटो ऑर्डर डिलीवर करता है उस पर जो रेस्टोरेंट है वो जो कमीशन चार्ज कर रहा है वो है। और दूसरा है जो कस्टमर से वो डिलीवरी चार्ज रिकवर कर रहा है वो है। ठीक है, दैट लाइट ब्लू बार्स आर बेसिकली द एक्सपेंसेस दैट जोमेटो हैज टू इनकर टू डिलीवर वन ऑर्डर। अगर आप वो एक्सपेंसेस देख रहे हैं तो सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो आपको दिख रहा होगा डिलीवरी कॉस्ट का, जो सबसे बड़ा वेरिएबल एक्सपेंस है। देन आपको डिस्काउंट्स का एक्सपेंस दिख रहा होगा, एंड देन आपको एक और एक्सपेंस दिख रहा होगा अदर वेरिएबल कॉस्ट का। आफ्टर डिडक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द कॉस्ट, आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है वहां पर, जिसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2020 तक तो ये नेगेटिव था, 2021 में फर्स्ट टाइम ये पॉजिटिव हुआ है। अब इसके पीछे अगर आप रीजन देखो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, तो कमीशंस बढ़ गए हैं। अब कमीशंस बढ़ने के पीछे दो रीजन हो सकता है। एक तो या तो जो जोमेटो है उसने अपना जो कमीशन परसेंटेज है वो रेस्टोरेंट से ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, या जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, ये एक ऑर्डर की जो वैल्यू है वही बढ़ गई है और उसके वजह से जो कमीशन है वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे पहले एक ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो रही थी और अब कितनी है। ठीक है, तो अगर आप अभी देख पा रहे हो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 2020 में इट वाज अराउंड 280 रुपीज, तो 280 रुपए का एक ऑर्डर ऑन एन एवरेज आ रहा था, जो अब 2021 में बढ़ के 490 के आसपास हो गया है, सॉरी 390 के आसपास हो गया है। एज यू कैन सी कि अब जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो बढ़ गया है, राइट। तो वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ने की वजह से द कमीशन इनकम है वो आपको ज्यादा दिख रही है वहां पर, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि अगर जोमेटो कमीशन ज्यादा चार्ज करने लग जाए रेस्टोरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस, देन उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द नेक्स्ट इज कस्टमर डिलीवरी चार्जेस। तो जोमेटो जो डिलीवरी चार्ज रिकवर कर रही है फ्रॉम इट्स कस्टमर्स वो बढ़ गया है, विच इज अ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज अगर कस्टमर को ज्यादा डिलीवरी चार्ज दिखेगा तो वो ऑर्डर कहीं और से कर लेगा ऑब्वियसली। द खर्चा खर्चा पोर्शन अगर आप देखो तो डिस्काउंट्स उसने कम किए हैं पहले से, उनका डिलीवरी कॉस्ट कम हुआ है थोड़ा सा, और अदर वेरिएबल कॉस्ट वैसा ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ज्यादा कमीशन वो अर्न कर पा रही है और जो ज्यादा डिलीवरी चार्ज वो कस्टमर से रिकवर कर रही है और जो कम डिस्काउंट वो दे रही है अपने कस्टमर्स को, उसके वजह से 2021 में उसके यूनिट इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉफिट दिख रहा है या कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में दिख रहा है आपको। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स। तो यूनिट इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो अपना पॉइंट था वो था कमीशन एंड अदर चार्जेस। सो वी ऑल नो दैट जोमेटो कैन नॉट इंक्रीज द कमीशन इट चार्जेस फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, बिकॉज अगर जोमेटो कमीशन को इंक्रीज करता है, द परसेंटेज को इंक्रीज करता है, इन दैट केस जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स है दे विल शिफ्ट टू अदर प्लेटफॉर्म्स, राइट, बिकॉज उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए। सो द ओनली वे दैट जोमेटो कैन इंक्रीज देयर कमीशन चार्जेस इज इफ द एवरेज ऑर्डर वैल्यू का जो साइज है वो बढ़ जाए, राइट। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू का साइज इनडेफिनेटली तो बढ़ नहीं सकता, बिकॉज कस्टमर का एपेटाइट इज लिमिटेड। तो आज की डेट में जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 400 के आसपास है, राइट। 500, 600, 700 तक चला जाएगा, अब इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना। तो इनडेफिनेट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल इन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू, प्लस वी हैव कंपटीशन लाइक Amazon कमिंग अप, जो मार्केट शेयर खाने वाला है, राइट। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या ये जो कमीशन इंक्रीज हुआ है 2020 से 21 में, क्या ये सस्टेनेबल है ओवर द लॉन्ग रन। Okay, so the next point is the delivery charges recovered by Zomato from its customers. Now, you as a customer, you better know that we do not like to pay for delivery charges. अगर Zomato ज्यादा डिलीवरी चार्जेस चार्ज करने लगे कस्टमर से, तो कस्टमर्स विल शिफ्ट टू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, राइट। और स्विगी में तो एक सपर प्लान भी है जहां पर आप एक छोटा अमाउंट देके देन यू कैन एंजॉय फ्री डिलीवरी। सो डिलीवरी चार्ज को बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वो बढ़ाने से आप कस्टमर्स लूज कर दोगे। Okay, so the next point in unit economics is low discounts. We all know that Zomato is currently the market leader, but हमें ये भी पता है कि जो market of food delivery है वो discounts पे चलता है। So अगर Zomato ने discounts को कम कर दिया, so the customers will shift to other platforms offering them higher discounts for the same restaurants, right? तो अगर स्विगी में मेरे को एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा एज कम्पेयर टू जोमेटो, तो आई विल ऑब्वियसली ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी। सो ये जो लो डिस्काउंट के वजह से जो जोमेटो का यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव में आ गया था, ये भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज डिस्काउंट्स तो इंक्रीज करने ही होंगे, बिकॉज अगर जोमेटो ने डिस्काउंट को कम कर दिया तो कस्टमर्स विल शिफ्ट टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी कॉस्ट।
Now, delivery cost is one of the major variable cost of Zomato, and it is one of the most demanded services in the industry because players like Amazon, Reliance Retail, big shopping giants, and even people like you and me, हम लोग डिलीवरी को कितना ज्यादा आज महत्व देते हैं. सो बेसिकली डिलीवरी जो सर्विस है उसका डिमांड बहुत ज्यादा हाई पे है. तो ऑब्वियसली आप डिलीवरी कॉस्ट को अगर कम करोगे, इफ यू विल पे योर डिलीवरी पार्टनर्स लेस अमाउंट, दे विल शिफ्ट टू अदर्स. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उनको देने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, राइट, बिकॉज ये सर्विस बहुत ज्यादा डिमांड में है. तो ये लो डिलीवरी कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल बिकॉज डिलीवरी पार्टनर्स को इफ यू विल नॉट कॉम्पेंसेट, देन दे विल शिफ्ट टू अदर्स लाइक रिलायंस रिटेल और अमेजोन के पास वो चले जाएंगे एंड वहां पर ज्यादा सर्व करेंगे बिकॉज वहां पर उनको ज्यादा पैसा मिल रहा होगा. सो लो डिलीवरी कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन बिकॉज दिस मार्केट ऑफ सर्विस इज द मोस्ट हीटेड अप मार्केट राइट नाउ, और ये सर्विस बहुत ज्यादा डिमांड में है आज की डेट. Okay, the next is other variable costs. Now, once a company is listed, its compliance requirements and thus the compliance costs are bound to increase, and therefore उनको ज़्यादा higher, greater amount of support staff चाहिएगा in order to meet the compliance requirements. This is one thing. So other variable cost भी थोड़ा बढ़ेगा ही in future because अगर वो expand करेगा तो variable cost बढ़ेगा, right? But yes, variable cost का जो rate of increase है, it will not be that much like the रेवेन्यू. ठीक है, तो अगर आप एक्सपैंड करते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से रेवेन्यू एक्सपेंशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर वेरिएबल कॉस्ट. Now, one thing to keep in mind is that throughout this unit economics discussion, we have not considered the marketing and branding and other fixed operating costs. But as you can see in the chart, the branding and marketing cost of Zomato has gone down and it will go down because Zomato has already established its brand in the market. Like if you compare year on year, आप जैसे चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि the marketing and advertisement cost has decreased over the last 3 years, right? बट एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो अभी भी रहता है सिंस दिस मार्केट ऑफ फूड डिलीवरी इज अ वेरी कंपिटिटिव मार्केट, तो कंटिन्यूअस मार्केटिंग तो करते रहना ही पड़ेगा, राइट? एंड ये मार्केटिंग कॉस्ट तो अभी गिरा ही है. इन 2021 इट हैज बीन सो कम, इतना कम था मार्केटिंग कॉस्ट, स्टिल Zomato has been incurring an operating loss of rupees 325 crores in 2021, let alone net loss. मैं net loss का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं operating loss का बात कर रहा हूँ. Operations का जो खर्चा है वो भी मीट नहीं कर पा रही है. Even when the marketing cost has fallen in 2021 by a drastical amount, आप देख सकते हो चार्ट में कि कितना ज्यादा गिरा है, इसके बाद भी कंपनी ऑपरेशंस में प्रॉफिट में नहीं आ पाई है. So this is another concern. Okay, it is also to be noted that I have not talked about the hyper pure and the dining out business of Zomato because information about it has not been given in the draft red herring prospectus, and further मेन जो बिजनेस है इसका वो फूड डिलीवरी का ही है, इसीलिए उसके बारे में ही ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स. तो फाइनेंशियल्स के बारे में ज्यादा बात करने को है नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कंपनी लॉसेस में है, ऑपरेशंस में उसके लॉस है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी नेगेटिव है. स्टिल मैंने एक चार्ट शेयर किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको शायद नहीं पता होंगी, जैसे एमएयू इज बेसिकली मंथली एक्टिव यूजर्स. तो कितने मंथली एक्टिव यूजर्स है जोमेटो ऐप में वो आपको दिख रहा होगा ईयर ऑन ईयर 3 साल का कंपेयर करके. प्लस एक और है आपका एमटीयू विच इज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स. बेसिकली एमटीयू इज द न्यू यूनिक यूजर्स जो ऐड हो रहे हैं इसके प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपको दिख रहा होगा. प्लस यू कैन सी दैट कंपनी ऑपरेशनल लॉसेस में ही है एज यू कैन सी बाय एडजस्टेड एबिडा, राइट? तो ऑपरेशंस में भी लॉस है एंड फाइनेंशियल्स के बारे में ज्यादा बात करने को है नहीं, right? So let's move to the final point, which is valuations. So Zomato is the first online aggregator and technology driven startup company that is to be listed on the Indian stock exchanges. तो इसीलिए हम लोग इसको कोई listed peer company के साथ compare ही नहीं कर सकते because ये पहली कंपनी है, पहली ऐसी कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है. तो वैल्यूएशन करें कैसे? सो यू कैन अंडरस्टैंड वैल्यूएशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द शेयर प्राइस ऑफ ₹76 पर शेयर, उस शेयर प्राइस के हिसाब से ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बैक कर रहा है इट इज 60,000 करोड़. मतलब कंपनी का वैल्यूएशन 60,000 करोड़ का होने वाला है. अब 60,000 करोड़ का इसका मार्केट वैल्यूएशन है, जबकि इसका टोटल रेवेन्यू अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ 2,000 करोड़ के आसपास का है, 2,000 करोड़ के आसपास का एवरेज रेवेन्यू है. तो नाउ इफ यू कंपेयर इट, तो आप देख सकते हो इट इज बैगिंग अ प्राइस टू रेवेन्यू मल्टीपल, प्राइस टू सेल्स बोल सकते हो, प्राइस टू रेवेन्यू बोल सकते हो, प्राइस टू रेवेन्यू मल्टीपल ऑफ 30 टाइम्स. 2,000 करोड़ का रेवेन्यू और 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? सो 30 टाइम्स इज द वैल्यूएशन दैट इट इज आस्किंग फॉर.
तो मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। हम लोग जब अर्निंग्स का बात करते हैं, ऑब्वियसली इसमें अर्निंग्स है नहीं, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का बात नहीं कर सकते, बट क्योंकि इसमें हम लोग रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं, तो रेवेन्यू अगर आप देखो तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्राइस या मार्केट कैपिटलाइजेशन या जो वैल्यूएशन ये मांग रहा है, इट इज वेरी हाई, इट इज आस्किंग 30 टाइम्स रेवेन्यू, राइट। तो ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ओके, अगर मैं और वैल्यूएशन का बात करूं, इन दैट केस आप चार्ट में देख पा रहे हो कि जो मेन जो इसका इन्वेस्टर है जोमेटो का, इट इज इन्फो एज। अब इन्फो एज का अगर आप कॉस्ट निकालोगे ना, तो इट इज कमिंग टू ₹1.16 पर शेयर, ₹1.16 पर शेयर के हिसाब से इन्फो एज का जो होल्डिंग है जोमेटो में 18.52% का, जो कि आफ्टर दिस लिस्टिंग, क्योंकि वो ऑफर्स फॉर सेल में 375 करोड़ निकाल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 15% स्टेक बचेगा अभी भी इन्फो एज का जोमेटो में। तो उसका जो कॉस्ट है, इट इज 1.16 पर शेयर। फर्दर अगर आप चार्ट देख रहे हो, तो मार्च 21 में ही अलॉट हुआ है। मार्च 21 में अगर आप देखो तो एक इक्विटी शेयर 1,56,000 के आसपास में एक शेयर होल्डर को अलॉट हुआ है। और अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो फरवरी में या मार्च में आई गेस एक इक्विटी शेयर का जो प्राइस है वो 3 लाख के आसपास है, राइट। बट प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, अगर आप नीचे देखोगे 1 अप्रैल को कंपनी ने बोनस इशू निकाला है। बोनस इशू कितने का है? 6,699 एडिशनल शेयर्स फॉर वन शेयर हेल्ड। तो एक शेयर के बदले 6,699 एडिशनल शेयर्स मिल रहे हैं। तो टोटल शेयर्स जिनके पास एक शेयर है कितने हो जाएंगे? 6,700 शेयर्स। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे वो 3 लाख रुपए वाला प्राइस को लेकर ही, तो द प्राइस जो होना चाहिए वो हो जाएगा कितना? 3 लाख डिवाइड बाई 6,700, बिकॉज एक शेयर का प्राइस पहले था कितना? 3 लाख के आसपास का। बट अब जब बोनस इशू के बाद उसी शेयर होल्डर के पास 6,700 शेयर हो जाएंगे, राइट। तो वो जो प्राइस है वो 6,700 से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर का प्राइस आ जाएगा अब। तो एक शेयर का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 44 के आसपास आ रहा है अगर आप 3 लाख से कंपेयर करो, और 23 के आसपास आ रहा है अगर आप 1,53,000 से कंपेयर करो, राइट। सो दिस इज द वैल्यूएशन दैट द रीसेंट इन्वेस्टर्स हैव, मतलब इतना प्राइस पे उन्होंने शेयर्स अक्वायर किए हैं। जबकि आप अगर अक्वायर करोगे तो यू विल बी अक्वायरिंग एट अबाउट 76 पर शेयर। तो वैल्यूएशंस यस आर वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। और अब देखना होगा क्योंकि ये पहली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है, तो ये कैसा परफॉर्म करती है और मार्केट इसको किस तरह से एड्रेस करती है। फर्दर आगे बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज का आईपीओ आने वाला है, जैसे पेटीएम का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। वी हैव अदर कंपनीज आल्सो लाइक पॉलिसी बाजार, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो इनके भी आईपीओस और इनके भी लिस्टिंग्स को देखना पड़ेगा हमें कि किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं मार्केट। नाउ कंसिडरिंग ऑल द अबव पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर एनालिसिस, I cannot recommend investing in Zomato for the long run as I feel it is very risky. बहुत ज्यादा रिस्की प्रोपोजिशन है, और फर्स्ट टाइम ऐसा कोई आईपीओ आ रहा है, तो अभी बैठ के देखना ही बेटर एज कम्पेयर टू कि आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग रन। अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।